हम क्या करने वाले हैं, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस दी इंडस्ट्री क्या होती है। तो मैंने मिनरल्स और एनर्जी तो आपको पढ़ा दिया था। देखो पहले तो क्या मिनरल्स निकाला जमीन से, दूसरा एनर्जी इकट्ठा करी, अब मिनरल्स मिल गया, एनर्जी मिल गई, तो इन दोनों की हेल्प से क्या चालू हो जाएगी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री होती है अच्छे माल को कन्वर्ट कर देती काम में लेने लायक सामान में। मतलब जैसे मैं खेत में गया और खेत से काट लाया मैं गेहूं, है ना, और गेहूं को मैं डायरेक्टली तो खा नहीं सकता, तो मैं जाऊंगा चक्की पे। चक्की क्या है, चक्की इंडस्ट्री किस तरह की, कोटेज इंडस्ट्री। तो चक्की क्या करेगी, गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर देगी, अब मैं उसको यूज कर सकता हूं। तो इसी कर दे ऑन द बेसिस। देखो इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए क्या चीज रिक्वायरमेंट होती, सेटअप जी सर, और सपोर्ट। इंडस्ट्री को भी हटा दिया तो काम नहीं पड़ेगा। हाँ, हालांकि हम और ऐड कर सकते हैं, लाइक कैपिटल आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर। एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्री को लगाने के लिए ये होना ही होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री व्हिच ओरिजिनेट और गेट इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड इज नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल फ्लोर मेकिंग इंडस्ट्री, चिप्स मेकिंग इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ये कहां से आती है, ये एग्रीकल्चर ओरिएंटेड होती है। दूसरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री व्हिच गेट देयर ओरिजिन व्हिच गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द माइंस, वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है जो मिनरल्स के ऊपर चलती है। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री, गोल्ड इंडस्ट्री, ये सारी आ जाएगी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर। मराइन बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर ऑल द इंडस्ट्री व्हिच डिपेंड अपॉन द ब्लू वाटर फॉर इट्स रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, नंबर ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द फिशेस फॉर द मेडिसिन्स। मतलब ये इंडस्ट्री क्या करती है, मछलियों को यूज में लेकर के आती है, उनकी स्किन को, उनकी लिवर को, और उनसे मेडिसिन बनाती है। तो ये कौन सी होगी, मराइन बेस्ड इंडस्ट्री। फिर इसके बाद आ जाएगा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री व्हिच डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट फॉर देयर रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, लंबरिंग इंडस्ट्री, टिम्बर इंडस्ट्री, ये सारी की सारी वो होती है जो अपने रॉ मटेरियल के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड होती है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, एक इंडस्ट्री जिसमें बहुत ह्यूज अमाउंट में कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, ह्यूज अमाउंट में लेबर्स की रिक्वायरमेंट हो, टर्म्ड एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। वहीं ऐसी इंडस्ट्री जिसको आप घर के घर में खोल लो, जिसमें ना तो ज्यादा लेबर लगे ना ही ज्यादा कैपिटल, दैट इज नोन एज स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री। फिर आ जाती है इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, की स्वामित्व के आधार पर। तो इंडस्ट्री को तीन पार्ट में तोड़ा, पहला पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लाइक ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर इसके बाद आ जाएगी तो आपकी बेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये हो जाएगी आपकी गवर्नमेंट की यानी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर मारुति उद्योग लिमिटेड, जो मारुति में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के शेयर्स है ना, तो मारुति उद्योग लिमिटेड। फिर आ जाएगा जॉइंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिलायंस आ जाएगा, टाटा आ जाएगा, एयरटेल आ जाएगा। दीस आर दी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। एंड एट द एंड वी हैव कोऑपरेटिव सेक्टर्स। फॉर एग्जांपल द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पीपल वर्क इन अ ग्रुप फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक साथ काम करते हैं, एक ऑपरेट करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, दैट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये हमें आनंद गुजरात के अंदर, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड है ना, अमूल सांची इन मध्य प्रदेश, ये इंडस्ट्री ऑन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस। इज इट बिहार के अंदर दरभंगा, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पंजाब यहाँ पर मिलेगी। पंजाब के अंदर फागवाड़ा और धुरी, ये पंजाब में मिलेगी। सो ये वो जगह है जहां पर शुगर इंडस्ट्री आएगी। हमेशा याद रखिएगा, इंडस्ट्री को उस इलाके पर सेटअप किया जाता है जिस इलाके पर उसे रॉ मटेरियल की सप्लाई जल्दी मिल जाए। इस तरह की इंडस्ट्री को वेट लूजिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। वहीं ऐसी इंडस्ट्री जहां पर रॉ मटेरियल कम लगे और आउटपुट ज्यादा निकले, दैट इज नोन एज वेट गेनिंग इंडस्ट्री, उनको मार्केट के पास लगाया जाता है। तो हम सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो जूट है ना, बाकी बांग्लादेश टॉप पे आता है ना। और देखो भारत के थोड़े पूर्वी इलाके की तरफ सबसे ज्यादा बसी हुई है। मतलब की गई थी तो शुरुआत में सेकंड 5 ईयर प्लान भिलाई के अंदर इन छत्तीसगढ़ विद द हेल्प ऑफ रशिया। फिर खोला गया था दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल विद द हेल्प ऑफ इंपोर्टेंट आयरन स्टील प्लांट है जो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। के अंदर है झारखंड। फिर विश्वेश्वर आयरन में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का उत्पादन लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया। कोरबा भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन यानी बालको इंडस्ट्री उड़ीसा के अंदर होगी। कोरबा भारत एल्यूमिनियम का उत्पादन लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया, उड़ीसा के अंदर होता है। तो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री उड़ीसा के अंदर होगी। कोरबा एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडाल्को काम करता, अमूल, ठीक है। सो दीस आर द एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं ना एयरक्राफ्ट। फिर दूसरा आ जाएगा नाल, दैट इज नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको एडीए बोलते हैं। स्कीम चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा जिसका फुल फॉर्म था उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़ान चलाई गई थी कि एक आम आदमी को एविएशन की हेल्प मिल जाए, बेटर कनेक्टिविटी हो जाए। ये हाँ गोलू सही है। फिर अगला जाएगा रेलवे इक्विपमेंट। तो रेलवे को डिजाइन करने के लिए हमारे पास चित्ररंजन लोकोमोटिव इंटीग्रल कपूरथला में भी है। आगे बढ़ते बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सी ब्लू शिपयार्ड लिमिटेड कोची के अंदर है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ऑब्वियसली कंफ्यूज मत करना, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जहां पर वाइजेक इट इज नोन एज गार्डन रिच, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा। मत करो बेटा, एक तो मेरा नाम। चलो डेमोग्राफी क्या होती है यहां से शुरू कर रहे हैं, है ना। करें स्टार्ट about the population of any area. In this part we come up with the different age group, literacy rate, sex ratio और उसके बाद है तो पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप एज ग्रुप। ये सारी चीजें हम एक एक करके ऐड करते हैं। तो डेमोग्राफी क्या है, एक आंकड़ों का डेटा है जिसके अंदर हम पॉपुलेशन को बताते हैं। कौन से फैक्टर, ग्रोथ रेट, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप विद इन द पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, अर्बन रूरल पॉपुलेशन, ये सारी की सारी चीजें हम यहां पर मेंशन करते हैं। यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस नदी के किनारे पर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के पास। बट टू द पॉइंट, अगर हम इंडिया को डिस्कस कर रहे हैं तो डेमोग्राफी के अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं ऋग्वेद के काल से। तो ऋग्वेद के काल में जो वैदिक एरा था, उस एरा में ही हमने पॉपुलेशन को फिक्स करना शुरू कर दिया था अलग अलग एज ग्रुप के अंदर। जो लोग कमाने वाले थे, मतलब जो लोग खेती करने वाले, उनका एक अलग एज ग्रुप था। तो ऐसा हमने बताना शुरू कर दिया था। आईन अकबरी के अंदर भी, किंग अकबर के टाइम पर इन चीजों की शुरुआत की गई। आईन अकबरी नाम की किताब के अंदर उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव डेटा यूज किया था पॉपुलेशन फॉर द पॉपुलेशन। और पीरियडिकली हमारे देश के अंदर सेंसस निकाला जाता है। सबसे पहला सेंसस, ये तो पढ़ गए, लिख देता हूं। सबसे पहला सेंसस हमारे देश में लिया था 1772 में। इस टाइम पर गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मायो, द फर्स्ट वन। और रेगुलर सेंसस भारत 53। तो पहले जिस समय से इसकी शुरुआत की थी उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मायो, और जब रेगुलर कर दिया था उस समय थे 1881 में। इसके बाद 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन हमारे देश की डिस्कस करते हैं। 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन, चलो द आंसर इज एंड। 91.67% बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया। बी बोथ 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। आगे कट क्यों रहा है यार डेटा। उस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश की पॉपुलेशन है 144 करोड़। 100 डेटा निकालोगे ना तो मीडियन निकलेगा 28 ईयर का। ये पॉइंट याद रखिएगा। मतलब 28 साल हमारे देश की एवरेज पॉपुलेशन है। मतलब ना आप ओवरऑल डेटा निकालोगे ना तो मीडियन निकलेगा 28 ईयर का। ये पॉइंट याद रखिएगा। इट कंप्राइजेस 17.8% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की 17.8% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है। वहीं एरिया की बात करोगे तो ओनली 2.4% एरिया हमारे पास। पॉपुलेशन कितनी, 17.8%, और एरिया कितना 2 है आपका ब्राजील। छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पर कनाडा आता है। तीसरे नंबर पर
और एरिया कितना 2.4%। सबसे पहले नंबर पर एरिया वाइज रूस आता है, दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर चाइना आता है, चौथे नंबर पर यूएसए आता है, पांचवें नंबर पर आता है आपका ब्राजील, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर इंडिया आता है। ओके, याद रखिएगा। तो ये हम एरिया वाइज बहुत ज्यादा नहीं है, 2.4% एरिया पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन लेकर बैठे। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर पॉपुलेशन की बात करोगे तो हम टॉप पर आते हैं, और अगर एरिया की बात करोगे क्रूशियल रोल, डेमोग्राफिक डिविडेंड प्ले अ क्रूशियल रोल। की बात करोगे तो हम टॉप पर आते हैं, और अगर एरिया की बात करोगे तो हम सातवें नंबर पर आते हैं। एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड प्ले अ क्रूशियल रोल, डेमोग्राफिक डिविडेंड। एनीबॉडी नो व्हाट इज इट? डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक वाली कितनी पॉपुलेशन है जो कमाने वाली है, और हमारे देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड टूट जाएगा तो क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब समझना कि टोटल पॉपुलेशन में से कितनी ऐसी पॉपुलेशन है जो कमाने वाली है, कितनी पॉपुलेशन है जो कमाने वाली है, और हमारे देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड टूट जाएगा 2060 में। तो 2060 तक जाते जाते भारत के अंदर बुढ़ों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। मतलब आज की जो पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर राइट नाउ, दैट इज जवान की पॉपुलेशन है। जितने भी लोग हैं वो अभी सब जवानी में है, बट 2060 तक आते आते इंटायर कंट्री की पॉपुलेशन बूढ़ों के अंदर चली जाएगी। इसको जहां इकोनॉमी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं पॉपुलेशन को, उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या बोला? जहां पॉपुलेशन की एक आबादी को हम कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये ज्यादा लोग हैं, मतलब कि हमारे देश की अर्निंग बढ़ जाएगी, उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या ये टर्म याद रहेगी आप लोगों को? और डेमोग्राफिक डिविडेंड 2060 के बाद बुढ़ों की पॉपुलेशन आ जाएगी। एक कंडीशन जैसे चाइना है, चाइना में आज बुढ़ों की पॉपुलेशन ज्यादा है ना, बट चाइना में जब जवान की पॉपुलेशन थी ना, तो चाइना ने फुल उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। ये हमेशा याद रखिएगा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब कि आपके पास अभी मौका है, कर लो, खोलो पार गंगा, ये समय है, क्योंकि आगे गंगा का बहाव भी तेज आएगा और आपके अंदर ताकत भी कम बचेगी। मैं बात कर रहा हूं एक शताब्दी पहले से चलूंगा, है ना। तो सर यहाँ पे हेलस्टॉर्म हो रहा है, देश में जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शुरू होता है, तो एक से लेकर डेथ रेट, पैदा भी खूब हो रहे हैं, मर भी खूब रहे हैं। भाई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी यार, बुखार से मर जाता जो थी वो डिक्लाइन होने लगता है, डिक्लाइन ऑफ डेथ रेट। डेथ घर पे और एंटरटेन के कोई साधन थे नहीं। उसके बाद 1981 के बाद जब लोग शिक्षित हुए, लोगों को समझाया गया, पढ़ाया गया, फैमिली, तो स्लो ग्रोथ रेट क्या कलेक्ट किया जाता था, डेटा जाता था, ठीक। में 21 थी, 71 में 24.8। हमको चीजें बदलनी पड़ी थी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेकर आना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले स्टेट वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, इंडिया एक यंग कंट्री है, उसकी मीडियन एज क्या है? लेस देन 25। कई परसेंट लोगों ने इसका जवाब भी सही दिया। अगला पॉइंट, राइज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट रेशियो। चलो देखते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश एंड नागालैंड, ये लीस्ट है पॉपुलेशन वाइज। लैंड सुटेबल फॉर द फार्मिंग, मतलब कितने लोग उपजाऊ खेती के ऊपर डिपेंड है। नंबर ऑफ पर्सन डिपेंड ऑन फर्टाइल लैंड, एरेबल लैंड के ऊपर कितने लोग डिपेंड है, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। इट हेल्प अस टू मेजर हाउ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड फूड सिक्योरिटी एंड लैंड यूज एफिशिएंसी। इससे क्या फायदा हो जाता है? हमारा काम ये बता रहा है कि कितने लोग उपजाऊ जमीन के ऊपर डिपेंडेंट है, उपजाऊ जमीन के ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट है। अब उससे ये पता चल जाएगा, हमें प्रेशर पता चल जाएगा पॉपुलेशन का हमारी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। दूसरी हो जाएगी एग्रीकल्चर डेंसिटी, नंबर ऑफ फार्मर पर यूनिट एरिया। अब इसमें अंदर क्या है, इसमें और इसमें, यहाँ पर पूरी पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर के ऊपर, जो भले खेती कर नहीं रहा पर भोजन के लिए तो डिपेंड है ना। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में नंबर ऑफ पर्सन डिपेंड ऑन एरेबल लैंड, एग्रीकल्चर डेंसिटी के अंदर नंबर ऑफ फार्मर डिपेंड ऑन एरेबल लैंड, कि कितने फार्मर जो कृषि करते हैं वो इसके ऊपर डिपेंड है। और तीसरा जाएगा अर्थमेटिक डेंसिटी, मतलब कि कितना एरिया है और कितने लोग हैं, भाग लगा दो। जो नॉर्मल डेंसिटी होती है पॉपुलेशन डेंसिटी, कि कितना एरिया उसे डिवाइड कर दो उस इलाके की जनसंख्या, वो आ जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी की, एक एरिया में कितने लोग। तो तीन तरह की डेंसिटी होती है, याद रखिएगा। एरिया है ना, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, नंबर ऑफ पर्सन इन अ यूनिट एरिया। सपोज करो ये एक एरिया है, इसमें कितने लोग लाई करते हैं, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसके अंदर ज्योग्राफिकल लोकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? अगर आप हिली टेरेन की बात करोगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी आपको कम मिलेगी क्योंकि टेरेन बहुत खराब है। वहीं आप प्लेन इलाके की बात करोगे, एक्सेसिबिलिटी भी रहेगी सबके साथ साथ। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की है बिहार में, है ना, 1106। सेकंड नंबर पर आता है 1000 सिक्किम एंड देन असम। पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज अरेंज्ड है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, ये पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसे जो कि सी तो आएगा ही नहीं, जो आप सी पर टिक कर रहे हो ना, आपको आप पता किसमें कंफ्यूज हो सकते हो, 1 2 3 में। सी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो सबसे लीस्ट, उसको तो पहले नंबर पर रखना ही पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम विद 52, सिक्किम विद 86 एंड हिमाचल प्रदेश विद 120 प्लस। पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है ना। फिर आ जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश वाला इलाका, के बाद में 0.68 थी। मतलब ग्रोथ कैसे निकली, ग्रोथ 2022 तक जो निकाली गई थी दैट इज 6.0.68 थी। मतलब ग्रोथ कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूं। लास्ट प्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहलाएगी। ग्रोथ रेट में कौन से पॉपुलेशन से लास्ट वाली पॉपुलेशन को माइनस कर दो, जो बढ़ के निकलेगा वो आपकी ग्रोथ रेट कहलाएगी। ग्रोथ रेट में कौन से फैक्टर काम करते हैं? पहला बर्थ रेट, अगर बर्थ रेट ज्यादा हुई तो ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। इमिग्रेशन हो रहा तो पॉपुलेशन वहां की घट जाएगी। इमिग्रेशन, तो अगर इमिग्रेशन होगा तो पॉपुलेशन उस इलाके की बढ़ जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। और अगर कोई आदमी एक इलाके से दूसरे में जा रहा है दैट इज एमिग्रेशन, तो वहां की पॉपुलेशन घट जाएगी। इमिग्रेशन हो रहा तो पॉपुलेशन वहां की घट जाएगी। और मैरिज जो होती है, मतलब अगर महिलाओं की पॉपुलेशन में चेंजेस की बात करें माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन में सबसे बड़ा कारण होता है मैरिज। जो शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या है एसटी की, जो कि पूरे देश की पॉपुलेशन का 8.6% है। मध्य प्रदेश के अंदर 4.53 करोड़, जो कि टॉप सा, एंड देन मिजोरम एंड देन राजस्थान 94%, 4.8%। नागालैंड के अंदर 86.5% और मेघालय के अंदर 86.1%। ये परसेंट वाइज दे रखा है कि उस इलाके की टोटल पॉपुलेशन के कंपेयर में वहां पर एसटी की पॉपुलेशन कितनी। तो ऐसे अरेंजमेंट आया डेटा का। जो 1% था, जहां 20 करोड़ है, जहां 20 करोड़ वहां 16% हो गया, दुगना। ठीक। उत्तर प्रदेश के अंदर हाईएस्ट वाइज पंजाब टॉप पर आता है 31, किसी को छोड़ ही नहीं रहे। जैसे यूनियन टेरिटरी का नाम यहां पर कास्ट, कौन से राज्य में परसेंट वाइज ज्यादा है? 6.6, आप समझ गए, हमने पढ़ा था। तो नंबर ऑफ वीमेन पर 1000 मेन इज 1000 मेन, 1000 पुरुष के ऊपर 1020 होता है। रूरल एरिया के अंदर और ज्यादा 1037। तो बेटी तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जाएगा लिटरेसी रेट। तो व्हाट इज लिटरेसी? अ पर्सन इफ ही कैन, जिसकी उम्र, अ पर्सन विद एज ऑफ मोर देन 7 ईयर, अ पर्सन विद एज मोर देन 7 ईयर इफ ही कैन रीड राइट और अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज इज कंसीडर्ड एज अ लिटरेट पर्सन इन आवर कंट्री।
वहीं फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। अखबार खौफ अलग सा आता है, एक बार फिर से पढ़ो इन नामों को। मारने की बात करे थारे यार ने, मजाक थोड़ी है। मेरा सगा वाला में डेंसिटी बताइए। हमारे देश के अंदर सेक्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल नापा जाता, बिल्कुल सही बात है। एशिया इन एशिया देयर इज हाई सेक्स रेशियो, ये भी सही बात है। हिट जाएगा, बाकी सारे पॉइंट आपको सही लगेंगे। ठीक, फ्रीडम ऑफ माइग्रेशन ऑफ द वीमेन इन कंट्री, हमारे देश में वाला लेक्चर हमारा होगा कंप्लीट। पीवाईक्यूज भी लगा लिए जो पूछे गए थे, इज इट ओके, समझ में क्या होता है। टेकिंग और कैरिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द वर्ल्ड इज नोन एज ट्रांसपोर्ट। लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। द ट्रांसपोर्ट में वही रेलवे नेटवर्क में वी हैव, चलो तो पाइपलाइन टाइम ट्रांसपोर्ट हमारे देश के अंदर थोड़ा न्यूली अराइवल है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। हम उसके ऊपर रिसेंटली स्विच किया क्योंकि गुजरात के अंदर फैली हुई है। सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन 1256 किलोमीटर की पाइपलाइन है जो कि सलाया कोयली और मथुरा तक फैली हुई है। हजीरा बिलाईपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन, ये गैस पाइपलाइन है, इंडिया की लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन। ठीक है, फिर अगला पॉइंट जाएगा एयरवेज। तो एयरवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जाएगा एयरवेज। उसके 2 साल बाद अगली फ्लाइट ली गई थी मुंबई से लेकर दिल्ली तक, जो कि इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हमारे देश के अंदर इसका एयरवेज का सीन स्टार्ट हो चुका था। इन 1950 करंट करके एयर इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस। एयर इंडिया इसके बाद C814, आप लोगों ने इसके ऊपर मूवी देखी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जाएगा रोडवेज। तो रोडवेज हमारे देश के अंदर कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के हिसाब से हम शुरू करते हैं नेशनल हाईवे से। तो नेशनल हाईवे वो होते हैं जिनको बनाने का काम होता है सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का, वही इनको बनाते हैं, इनका मेंटेनेंस करते हैं, इनके ऊपर टैक्स को कलेक्शन करते हैं। तो ये नेशनल हाईवे के अंदर जाते हैं, इनका काम होता है इंटरस्टेट ट्रांसफर, अलग अलग राज्यों के अंदर मूवमेंट करना। इनका काम होता है इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजिकल एरिया को कवर करना, इंपोर्टेंट डिफेंस एरिया के हिसाब से इनको बनाया जाता है। ठीक है, दिस आर कनेक्टेड विद द स्टेट कैपिटल मेजर डिस्ट्रिक्ट टाउन है ये नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे नंबर 44 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे नंबर जो 44 है वो देश का सबसे हाईवे पूरे उठा दिया ऐसे, ले 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 निकल नीचे अंदर जंगल है और पिलर पिलर पे नेशनल हाईवे चल रहा पूरा, देना समझ नहीं सकते। उन्होंने क्या किया, ये जो नेशनल हाईवे था ना, इस नेशनल हाईवे को पूरे उठा दिया ऐसे, ले 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 नेशनल हाईवे चल रहा पूरे के पूरे उससे कान्हा से। तो कान्हा नेशनल पार्क के ऊपर ऊपर से रोड निकल के जा रहा और उन्हें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब कि 4 बड़े भागिएगा, फिर आ जाएगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब है स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब कि 4 बड़े बड़े महानगरों को जोड़ने का एक क्वाड्रिलेटरल, जो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई है। दिल्ली से मुंबई नेशनल हाईवे नंबर 876 गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लिंक कवर करता 5 कनेक्टेड विद नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और इंपोर्टेंट सिटी टाउन्स इनको कनेक्ट करने का काम करता है स्टेट हाईवे। ठीक, नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, ये कुछ पिलर्स है जो आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप सड़क पर जनरली जब जाते हैं, हमें अगर पीले और सफेद पट्टी दिखाई देती है तो ऑलवेज याद रखिएगा बेटा कि नेशनल हाईवे इन इंडिया। वाह यार सर, ओ इसकी बात कर देते हैं। तो जैसे नेशनल हाईवे थे वैसे नेशनल वाटरवेज भी है। ये काम वो बिहार के अंदर, और कुछ 7 लोग थे, नीचे लिखा था सूटेबल फॉर द हेवी एंड बल्की गुड्स। यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट पे लिखा था सूटेबल फॉर हेवी एंड बल्की गुड्स, मतलब कि जितना भारी सामान हो वाटर ट्रांसपोर्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है सर, मुझे नेशनल वाटरवे क्रमांक मीटर तक फैला हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेशनल वाटरवे क्रमांक 2 891 किलोमीटर का है। ठीक है, वाइडेस्ट रिवर ऑफ इंडिया के ऊपर फैला हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेशनल वाटरवे क्रमांक 4, तो 163 किलोमीटर तक कोल्लम से कोट्टापुरम, ये कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक केरला के अंदर फैला हुआ है। इस कहां से करे आप जो क्वेश्चन। अगला जाएगा नेशनल वाटरवे क्रमांक 4। तो नेशनल वाटरवे क्रमांक 4 काकीनाडा से पुडुचेरी तक फैला है। ये चलो क्वेश्चन पूछ लिया। ऑन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नेशनल वाटरवे नंबर 2 सिचुएटेड। आपका यहां पर आता है, कलकत्ता को कनेक्ट करता है ये उड़ीसा के साथ, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को कनेक्ट करता है। तो कलकत्ता और इधर तालचर ये फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 6। तो नेशनल वाटरवे नंबर 6 लखीपुर से लेकर के भांगा तक फैला हुआ है बराक रिवर के ऊपर। सर कोई विश्वास दिवस पे ऑफर है क्या? स्टेटमेंट सीडीएस 1 2008 का प्रश्न है। करंटली ताकि आप लोग कंफ्यूज हो गए, पढ़ नहीं पाए। चलो देखते हैं 1 मिनट के लिए। करंटली 3 वाटरवे, अरे भाई मेरी जान 6 तो भी मैं पढ़ा चुका हूं आपको, 3 कहां से? तो वाटरवे हमारा सबसे पहला है, तो इलाहाबाद से लेकर के चंडीगढ़ से मात्र 16 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे पास हुआ है। लाल पट्टी में मतलब सीडीएस का क्वेश्चन है। सीडीएस हमारा नेशनल वाटरवे नेशनल हाईवे, ये इस तरह के क्वेश्चन है ना भाई, अगर एग्जाम में आ जाए ना तो इनके साथ जाना मत। इनको मैं टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूं। इनको ना एकदम अगर नहीं पता हो तो छोड़ दो, प्रोवाइड करते हैं और इनके इलाके में इनको मूवमेंट करवा दिया जाता है। जी सर बिल्कुल। ऑल पोर्ट्स इन इंडिया आर सिचुएटेड इन केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात हमारे पोर्ट्स फैले। बिहार में नहीं है। राइट ऑफ मेरीटाइम कनेक्शन ऑफ चोलास, ये आपसे सीडीएस से पूछा। हालांकि इतिहास का क्वेश्चन है, बट क्योंकि ज्योग्राफी छू रहा है, आप लोग इस किनारे पर आप पोर्ट्स ऑफ इंडिया के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जाएगा कांडला पोर्ट। ठीक है, अब पहला जाएगा कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट गुजरात के अंदर है, भाई इसका नाम बदल दिया। पोर्ट गुजरात के अंदर है, भाई इसका नाम बदल दिया। अब इसका नाम कर दिया हुआ है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। तो याद रखिएगा कांडला पोर्ट इज आल्सो नोन एज दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। दूसरा जाएगा, तो याद रखना एक क्वेश्चन सीडीएस में बड़ा प्यारा पूछा था, हालांकि वो पूछा था 2010-11 के समथिंग। तब तो क्या ही आप लोग, तब तो बहुत छोटे होंगे यार 10-11 के टाइम पर। तो उस समय ये क्वेश्चन नहीं यार बड़े हो चुके थे। उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन सिंपल था कि कौन सा ऐसा राज्य जिसमें 2 से ज्यादा मेजर पोर्ट है। एक चेन्नई पोर्ट और एक इंदौर पोर्ट। इंदौर को कामराज पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 3 मेजर पोर्ट है, एक टुटिकोरिन, एक चेन्नई पोर्ट और एक इंदौर पोर्ट। इंदौर को पता एक चीज नोटिस नहीं की मैं आप, फिर उसके बाद चलाई गई थी बॉम्बे से थाने तक। तो मुंबई से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर में सबसे पहली रेलवे लाइन हमारे देश की चलाई गई थी। बहुत सिंपल सी थी, जहां दिक्कत होती थी कूद के बाहर निकलना। इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही हो ऊपर से 160 लिख दिया, 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, दैट इज दी वंदे भारत एक्सप्रेस। को नहीं रहता था क्योंकि हाँ मैं आपको बता रहा था नैरो गेज क्या होता है, इसको बोलते गेज। ये दिखाई दे रहा है, इट इज कंसीडर्ड एज अ गेज। अब हमारे देश में 3 प्रकार के गेज होते हैं। एक होता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज मतलब चौड़ा 1.6 मीटर चौड़ा, इधर और इधर के बीच में 1.6 मीटर की दूरी, तो 1 मीटर तक फैला हुआ है, तो दैट इज अ मीटर गेज। फिर जाएगा नैरो गेज। नैरो गेज फैला हुआ है आपका पौने 1 मीटर का, मतलब 0.7 मीटर। तो यह है विवेक एक्सप्रेस जो हमारे देश की सबसे लंबी दूरी तय करती है, और इसे हम कहते हैं हमारे देश के अंदर अब जब देश आजाद हो गया था तो आजादी के बाद कहते हैं आपका विवेक एक्सप्रेस। आजाद हो गया था तो आजादी के बाद हमने रेलवे के डेवलपमेंट के ऊपर काफी ध्यान दिया गया, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी। इंडिया इज फोर्थ, जैसे मैंने पहले 5th लिख दिया था, ज्यादा चीजें डेवलप हो पाती है जो इस इलाका फ्लैट रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश कपूरथला, ये सीडीएस 2008 में पूछा कि रेलवे की कोचेस कहां बनाए जाते हैं, कपूरथला पंजाब के अंदर बनाए जाते हैं।
मैनेजमेंट के हिसाब से हमारे अब रेलवे आप खुद ही जानते हो ना कि रेलवे अपने आप में सारे सारे 17 रेलवे जोन का कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं नॉर्दर्न सेंट्रल प्रयाग, इस सेंट्रल में बिलासपुर, साउथ रेलवे जोन छत्रपति शिवाजी महाराज आती है ना डायरेक्शन, इंटरकोडियल क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन जयपुर एंड सदर्न रेलवे जोन चेन्नई, साउथ सेंट्रल बात कर दो कलकत्ता मेट्रो एंड साउथ ईस्ट हुआ है। अरे अरे अंश स्वामी मैंने भी बेटा तो मेट्रो रेलवे जोन कहां पर है? कलकत्ता, अभी हम पढ़ के आए। रेलवे जोन लोकेटेड टू गोरखपुर। अरे सुनो मेरी बात, इनको मैं टिक कर रहा हूं, उसका बिल्कुल ये मत नहीं क्वेश्चन वहां से क्यों पूछते, बट पूछते तुमको करना बहुत ज्यादा सेंट्रल मुंबई के अंदर था। कौन जाने मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि रेलवे को क्या पसंद है वो जोन्स कैपिटल सिटीज के एग्जाम इतने क्वेश्चन वहां से क्यों पूछते, बट पूछते तुमको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वार्टर हो गया, फिर हेडक्वार्टर ऑफ मेट्रो इंटायरली कंप्लीट होती है यहां पर आता है, यहां पर एशिया, तो पूरा पूरा पूर्वी हेमिस्फीयर के अंदर आता है। एशिया है 48 कंट्रीज टोटल, ऐसी कंट्री है जो कि एशिया और यूरोप दोनों के अंदर आती है। रूस, ये दो ऐसी कंट्री है जो कि एशिया है 48 कंट्रीज टोटल 48 कंट्री है जिसमें से टर्की और रूस, ये दो ऐसी कंट्री है जो कि एशिया और यूरोप दोनों के अंदर आती है। कौन सी? एक तो टर्की और एक रशिया, ये दोनों जगह ऐसी जो एशिया और यूरोप दोनों के अंदर शेयर होती है। आगे बढ़ते हैं इंपोर्टेंट पेनिनसुला ऑफ एशिया। पेनिनसुला का मतलब जानते हैं, एक एक करके सभी को देखते हैं। ये जो दिखाई जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, बाकी एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहले चाइना पेनिनसुला, इसके अंदर आता साउथ ईस्ट एशिया जिसमें 4 कंट्रीज आती है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये ऊपर ऊपर वाला ये। तो लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम, याद रखना साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जो सबसे बड़ा शेयर करती है लगभग, सॉरी कैसे अलाइन पेनिनसुला के अंदर नीचे यहाँ पर हमारे पास कंट्री है, ये साउथ ईस्ट एशिया होगा। दिस इज नोन एज अरेबियन पेनिनसुला। तो दो पेनिनसुला जो भी मैंने आपको फोटो दिखाया था ना, यही तो था वो, है ना। फिर प्लेट्यूस, तो यहाँ पर आने वाले प्लेट्यू, पहला प्लेट्यू लद्दाख प्लेट्यू, इट इज एन इंटर माउंटेन प्लेट्यू। कैसा प्लेट्यू? इंटर माउंटेन। व्हाट डू यू मीन बाय इंटर माउंटेन? जो दो पहाड़ों के बीच में है उसे बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू, ठीक है। इसे इंटर माउंटेन प्लेट्यू बोलते हैं। किसके बीच में? काराकोरम इन द नॉर्थ एंड हिमालय इन द साउथ। यहाँ पर काराकोरम है, काराकोरम हिमालय, बीच में आ जाएगा लद्दाख प्लेट्यू, फिर जाएगा तिब्बतन प्लेट्यू, तो इधर तो आपका जाएगा हिमालय, इधर जाएगा कुल्लू, और बीच में आ जाएगा तिब्बतन प्लेट्यू, ये इंटर माउंटेन प्लेट्यू। यूनान प्लेट्यू साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ तिब्बत में आता है, तिब्बत के दक्षिण पूर्वी हिस्से के अंदर आता है यूनान प्लेट्यू। अर्मेनियन प्लेट्यू कहां पर आता है? जहां अर्मेनियन प्लेट्यू भी पामीर की तरह है ना, ईरान के अंदर आता है। ये एक ऐसा इलाका जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी के अंदर आता है। अर्मेनियन प्लेट्यू में आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। इसके साउथ वेस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में यहां से जो वो चलती है ज़ेग्रोस और एल्ब्रस और ज़ेग्रोस नाम की माउंटेन रेंज यहां से फैली हुई है। आया था हिमालय का एक्सटेंशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया नोन एज शान पेनिनसुला। फिर डेक्कन प्लेट्यू, आप लोग मुझे समझ नहीं आ रहा, ईस्ट चाइना साउथ चाइना होते हुए साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जाकर मिलती है। साल्विन रिवर तिब्बतन हाईलैंड से निकलती है और गल्फ ऑफ मार्टरबन जाकर मिल जाती है। इरावती रिवर तिब्बत से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है ना। और टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर ईरान से निकलती है, ये साल्विन, ओब, ये लीना, है ना। इसके अंदर इंडिया की नदियां क्यों नहीं, क्योंकि उनको हमने सेपरेटली पढ़ लिया सभी को। आए ना आमिर नोट सुलेमान, ईरानियन आमिर नोट बीचों बीच हो गया, आए ना। ये वाला भी देख सकते हो आप, ये वाला आमिर नोट बीचों बीच हो गया। फिर कारा इज नोन एज सेपियंस, और ये थे यहीं से निकले थे, इसलिए इसको मदर कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इट इज द कॉन्टिनेंट फ्रॉम व्हिच ऑल द थ्री लाइन पासेस। सबसे ऊपर कैंसर, बीच में इक्वेटर और नीचे सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप। यूरोप से सेपरेट जल और भूमध्य सागर के जल को जोड़ा, तो दो जलों जल और भूमध्य सागर के जल को जोड़ा, तो दो जलों की संधि करारी, इसलिए इसको बोल दिया जिब्राल्टर, द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। बाबेल मंदब के साथ तो सेपरेट, किससे? एशिया से, ओके। ये इनके साथ सेपरेट है। नॉर्थ में आ जाएगा मेडिटेरेनियन सी, ईस्ट में आ जाएगा इंडियन ओशन, वेस्ट में आ जाएगा अटलांटिक ओशन और साउथ में आ जाएगा सदर्न ओशन। कंट्री यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट कंट्री जो आती है सेशेल्स, जो इंडियन ओशन के अंदर आती है। ग्रेट सहारा डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है और सबसे लंबी नदी यहाँ पर फैली हुई है, नाइल रिवर। आप एक तो जोस का पठार है, बी का प्लेट्यू, एक तो एक कटंगा का प्लेट्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। लेक्स ऑफ अफ्रीका, तो अफ्रीका के अंदर जितने लेक्स देखते हैं एक एक करके। लेक विक्टोरिया में लगा हुआ है और यहाँ से व्हाइट नाइल निकलती है। ब्लू एंड व्हाइट नाइल दोनों आपस में कंबाइन होती है खार्तूम नाम की जगह से, फिर वहां से उत्तर की तरफ बहती है इजिप्ट और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बीच में लेक टाना, जहां से ब्लू नाइल निकलती है, ओके। अब आ जाएगी रिवर्स, तो इंपोर्टेंट रिवर है नाइल, कांगो, लिम्पोपो, नाइजर एंड जाम्बेजी। अब नाइल ये ब्लू नाइल, ये व्हाइट नाइल, ये खार्तूम में मिली और ये नाइल ऊपर चलती है ना। कांगो रिवर जो कि इक्वेटर को दो बार काटती है, इक्वेटर को दो बार काटा। फिर आ गया लिम्पोपो रिवर जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार काट दिया। फिर इसके बाद कौन सी जाएगी? नाइजर रिवर। नाइजर रिवर एक खतरनाक रिवर है भाई, इसके बारे में जानो एक मिनट के लिए। ये एकदम ओशन के इतने करीब से निकलती है, बट ओशन में नहीं गिरती, यहाँ से ऊपर जाती है, फिर आकर यहाँ गिरती है। ये व्हाइट नाइल निकलती है लेक विक्टोरिया से, और फिर ब्लू नाइल निकलती है लेक टाना से, और दोनों ऊपर जाती है और खार्तूम नाम की जगह पर मिल जाती है, खार्तूम नाम की जगह पर मिल जाती है। नाइल फ्लो 3000 किलोमीटर फ्रॉम द डेजर्ट, जो सहारा का डेजर्ट है उसके बीच से लगभग 3000 किलोमीटर का पानी लेकर चलती है, जो डेंस जंगल है यहाँ पर, इक्वेटर के ऊपर नदी है, इक्वेटर दोनों तरफ के लेक संगान ये का वहां से ओरिजिनेट होती है। जायरे बेसिन इज द वेटेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ एंड हेवीली डेंस फॉरेस्ट। यहाँ का जो रीजन है ना, सबसे भीगा हुआ इलाका है और यहाँ के पास से निकलती है समंदर के किनारे के नजदीक, एक आर्क बनाती है और अपना वाटर जाकर के डाल देती है गल्फ ऑफ गिनी के पास। आगे माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका, तो विक्टोरिया फॉल और इंडियन ओशन के अंदर जाकर अपना डेल्टा बनाती है। आगे माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका, तो माउंट एटलस जो कि यहाँ पर मौजूद है, माउंट किलिमंजारो जो कि हाईएस्ट पीक है तंजानिया के अंदर, इथोपियन हाईलैंड जो कि प्लेट्यू टाइप रीजन है, फिर जाएगा माउंट केनिया जो कि इथोपियन और किलिमंजारो के बीचों बीच में है ना। एंड माउंट केनिया इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, दूसरी हाईएस्ट पीक अफ्रीका की। तो बड़ी जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के अंदर बनी हुई है। ये इक्वेटर पर आने वाला ऊंचा पहाड़ है, इसके ऊपर बर्फ जमी है, इस वजह से इसके ऊपर व्हाइट कलर का दिखाई देता है, इसलिए इसको माउंटेन ऑफ मून भी बोलते हैं। माउंटेन ऑफ मून के नाम से भी इसको जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, तो दूसरा सबसे छोटा है। यूरोप इज आल्सो नोन एज पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतने सारे पेनिनसुला, बाल्कन पेनिनसुला, जुटलैंड पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला, क्रीमिया पार्ट में बना हुआ है। इसको अगर आप सीधा लंबा करो ना, तो इसकी साइज के कंपेयर में इसका कोस्टलाइन बहुत ज्यादा बड़ा निकलेगा। इसकी हाईएस्ट सी ये जो कि मात्र 0.2। फिर माउंटेन्स ऑफ यूरोप, तो यहाँ पर थोड़ा देखते हैं फिर से। आपके पास जाएगी स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज, जिसके बारे में भी बात कर रहा था, है ना। फिर ये एल्प्स जो कि मेन माउंटेन रेंज है यूरोप की, हाईएस्ट पीक यूरोप की कॉकेसस के अंदर आ जाती है। एक क्वेश्चन एनडीए ने पूछा था, क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, इसलिए बताना चाहूंगा कि कौन सी ऐसी माउंटेन है जो कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच बीच में आती है, तो इट इज अ कॉकेसस माउंटेन रेंज। गॉड ब्लेस यू बेटा, डोंट प्रसून। अभी बताएंगे। प्रेनीस के माउंटेन आ गए, अपिनियन के माउंटेन आ गए, कार्पेंथेरियन के माउंटेन आ गए, इतनी माउंटेन रेंज हो रही है कि यूरल जिसको सेपरेट कर रही है एशिया से, इधर एशिया है, तो अरल करके इसको सेपरेट करते हैं। तो अरल माउंटेन, अरल रिवर और कैस्पियन सी ये मिलकर इसको सेपरेट करते हैं।
पेनिनसुला की बात करोगे तो सेपरेट करते हैं। पेनिनसुला की बात करोगे, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, जूटलैंड पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला, इटालियन पेनिनसुला, बाल्कन पेनिनसुला और क्रीमियन पेनिनसुला। इतने सारे पेनिनसुला यहाँ पर बने हुए हैं। यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गो। बताओ यार, पूरी यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गो जो पूरी की पूरी रशिया में चलती है, दूसरे किसी कंट्री को छूती भी नहीं है। रशिया से निकलती है, पूरा पानी डिस्चार्ज कर देती है कैस्पियन सी के अंदर। एंड वो नदियां जो कि मतलब जो नदियां ब्लैक सी के अंदर वाटर डिस्चार्ज करती है, याद रखना उनका नाम डी से आता है। डेन्यूब, नीपर और डोन, ये तीन ट्रिपल डी नदियां ऐसी जो ब्लैक सी के अंदर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। इनको याद, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप आफ्टर वोल्गो है ना। नॉर्थ जर्मनी की, नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, एक्सटेंडेड फ्रॉम 70 डिग्री नॉर्थ टू 85 डिग्री नॉर्थ। यहां से चालू होता है 60 डिग्री नॉर्थ से, इक्वेटर यहां है, उसके साथ से चालू होता है ग्रीनविच के बाद 20 डिग्री से, और लास्ट में जाता है आइडियल तक, इंटरनेशनल डेडलाइन तक 179 डिग्री तक वेस्ट तक। इतना बड़ा माउंट देनाली, जिसको माउंट मैकिनले भी बोलते हैं, इट इज द हाईएस्ट पीक जो कि अलास्का के अंदर आती है, साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ अलास्का के अंदर आती है, हाईएस्ट पीक है यहाँ की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, दो इंपॉर्टेंट लाइन यहां से पास होती है। 23 कंट्री आती है इसके अंदर टोटल, ठीक है। एंड 5 ग्रेट लेक्स, जिसमें वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर एड होता है। हियर लेक मिशिगन, लेक यूरोन, लेक ओंटारियो, लेक एरी। ओके, ओंटारियो, मिशिगन, एरी और सुपीरियर, ये ठीक है, इससे लर्न कर लेना है ना। ये सुपीरियर, मिशिगन, यूरोन, एरी एंड ओंटारियो, ये ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना नहीं पूछ ले भाई, परीक्षा के कोई ठिकाने नहीं। ओंटारियो इस तरफ है, और याद रखना सुपीरियर सबसे बाद, और इन सब में सबसे बड़ा सुपीरियर, सबसे बड़ा यहाँ की नदियां। तो इंपॉर्टेंट नदियां पहले मैं बता देता हूं आपको। एक है सेंट लॉरेंस रिवर, इसको फादर ऑफ वाटर बोलते हैं, ये सबसे बड़ा दुनिया का मीठे पानी का तालाब बड़े। फिर आ जाएगी यहाँ की नदियां, इंपॉर्टेंट नदियां पहले मैं बता देता हूं आपको। एक है सेंट लॉरेंस रिवर, इसको फादर ऑफ वाटर बोलते हैं, ये क्या करती है, कौन सी, सेंट लॉरेंस रिवर। दूसरी यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर आ जाएगी आपकी रियो ग्रांड रिवर, जो कि मैक्सिको और यूरोप, मैक्सिको और नॉर्थ अमेरिका, यूएसए के बीच में बॉर्डर बनाती है। मैक्सिको और यूएस के बीच में रियो ग्रांड रिवर। कोलोराडो रिवर, जो जिसको कोलोराडो स्नैक भी बोलते हैं, ये ऐसे बहती है, दिस इज नोन एज कोलोराडो रिवर। ओके, और इसके ऊपर मैंने एक मूवी आपको सजेस्ट की थी 1200 आवर्स, अगर मौका मिला की। और वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी, मिसिसिपी की चौथी सबसे बड़ी नदी है ना। पहली कौन सी हो गई, हाँ चौथी है, पहली नाइल, दूसरी अमेजन, तीसरी यांगसे और चौथी है। फिर जाएगी मिसौरी कनाडा के अंदर, रियो ग्रांड माउंटेन रेंज है, तो रॉकी जो पूरे उसमें फैली हुई है। इसके बाद अलास्कन एंड ब्रूक्स रेंज इन अलास्का, सिरा मेड्रे एंड सिरा नेवाडा। सिरा नेवाडा से ही तो चल के आती थी हवा, जिनकी वजह से एलए जला था, लॉस एंजलिस ने आप ओ डेजर्ट्स। तो यहां पर आने वाला ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट एंड शिवावान डेजर्ट। ये ना होंडुरास, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिको एंड पनामा, ये वो कंट्री है जो कि सेंट्रल अमेरिका के अंदर आती है, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। इसके बाद इसके बीच की माउंटेन भी देख लो, यहां पर आती है सिरा मेड्रे, अभी पढ़ा था सिरा नेवाडा ऊपर थी, सिरा मेड्रे नीचे थी, और सेंट्रल अफ्रीकन वोल्केनिक, सेंट्रल अमेरिकन वोल्केनिक आर्क जो बीच से पास होती है। सीरीज ए, आगे बढ़ते हैं। अब ये इक्वेटर, तो इसके 12 डिग्री नॉर्थ यहां से चालू होता है, यहाँ 55 डिग्री साउथ तक जाता है। ओके, द इक्वेटर पासेस थ्रू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, मतलब इक्वेटर नॉर्दर्न पार्ट से पास कॉन्टिनेंट है, ठीक है। एंड ब्राजील इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री ब्राजील, और ब्राजील एक ऐसी कंट्री जिससे दो लाइन पास होती है, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगला जाएगा एंडीज माउंटेन रेंज, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, पैटागोनियन डेजर्ट कहां है, ये अटाकामा डेजर्ट। ओके, एंजल फॉल, ये इट इज द हाईएस्ट, आगे ये इट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, एंजल वाटर। लार्जेस्ट रिवर बाय डिस्चार्ज, पानी जितना लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट, इसका दूसरा नाम है। ये दो कैपिटल, दो अलग अलग देश की एक ही कंट्री पर बनी, ब्यूनस आयरेस और किसके ऊपर, रियो डी प्लाटे, पराना जिसका नाम है, जिसका नाम रियो डी प्लाटे। यहां कर जाकर किधर मिलेगी, ये अमेजन रिवर, जहां वर्ल्ड के सबसे बड़े कैपिटल, वैसे तो ग्रीनलैंड बड़ा है, बट जिसके ऊपर ज्यादा लोग रहते हैं वो उस हिसाब से लिखा गया। एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, इट इज द ओनली नेशन दैट कंप्लीटली कवर अ कॉन्टिनेंट, ये पूरा का पूरा नेशन एक कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाता है। इन कोसिस को जो कि सिडनी के पास है, यहां पर डिवाइडिंग रेंज, इसमें दिस इज माउंट कॉपर, जो वेस्टर्न टेरिटरी है, ये पूरी की पूरी डेजर्ट के अंदर आती है। यहां पर एक प्लेट्यू आता है इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है हिल आती है, तानामी डेजर्ट आता है, मैकडोनल्ड हिल आती है, और यहां पर यहां की जो नदियां ना, आपको पता वर्ल्ड के, ओके याद रखना, एक इसके पास एक आइलैंड ग्रुप है जिसका नाम है तस्मानिया। तो अगर उन्हें पूछ लिया ना, तस्मानिया इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट, और आपको पहला ऑप्शन अफ्रीका दे दिया ना, आप लोग ये ले 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 ले, वहां पे है इस जगह बहुत, तंजानिया, डार्लिंग जो है वो मुर्रे के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो एग्रीकल्चर के अंदर है, नियर के अंदर जो डेजर्ट था, क्वींसलैंड और साउथ वेल्स के अंदर, यहां कॉपर क्रीक अंदर ही अंदर चलती है और गायब हो जाती है, जैसे कि लूनी रिवर हमारे देश में ना, वैसे इसका फ्लो है। आगे बढ़ते हैं, अगला द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, जो कि ओशिनिया, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ईस्टर्न कोस्ट मौजूद है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ओशिनिया जो कि साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में आता है, इसमें मौजूद आइलैंड है माइक्रोनेशिया, जिसमें आता मारियाना को, कि which one of the following is not a part of which one of the following, न्यूजीलैंड is a part of which one of the following island group, तो न्यूजीलैंड was a part of पोलिनेशियन आइलैंड ग्रुप, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, इन तीनों को ऑस्ट्रेलिया में जनता आपको यहां मिलेगी, बस इधर अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल ये है आपका अंटार्कटिका। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड, अमेरिका मासिव इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, सातवां ऑस्ट्रेलिया है ना आपका अंटार्कटिका। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका और पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया है ना। इट इज आल्सो नोन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट जस्ट बिकॉज ऑफ आइस। माउंट विंसन मासिव इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका, यहां पर ये ठीक है, माउंट विंसन मासिव इज द गुड। ये आखिरी पोल है, 1983-84 के अंदर दक्षिण गंगोत्री बनाया गया था। जो हमारा रिसर्च स्टेशन यहां पर काम कर रहा है, दैट इज भारती, इंडियाज लेटेस्ट रिसर्च स्टेशन, जो कि 2012 से बना स्टेशन, इंडियन रिसर्च स्टेशन इन आर्कटिक का नाम क्या, हिमालय। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पूरे वर्ल्ड, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड एनर्जी, ईस्ट एशिया भी बोलते हैं, डेक्कन इन पोर्चुगीज, पोर्चुगल के पास लेब्राडोर पेनिनसुला, अलास्कन पेनिनसुला, जो अलास्का पहले पता रशिया का पार्ट था, फिर अमेरिका ने इसको खरीद लिया। साइबेरियन प्लेट्यू, ये दो तो इंपॉर्टेंट है, प्लूटोराना प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, डेक्कन प्लेट्यू, किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया है ना, अभी हमने पढ़ा था इसको, ईरानियन प्लेट्यू, दस तेलुत एंड काविर, मारा प्लेट्यू, जोस प्लेट्यू, हुफला प्लेट्यू, बी प्लेट्यू, माटो ग्रासो प्लेट्यू इन साउथ अमेरिका, एक इंपॉर्टेंट है ना, ओजार प्लेट्यू,
कोलोराडो रिवर जो है वहां से पास हो रही है, एडवर्ड प्लेट्यू, लोरेशियन शील्ड, ये भी प्लेट्यू है। सो दीस आर द इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज ऑफ द माउंटेन। अल्प्स माउंटेन, एटलस माउंटेन, ड्रैगनस्वर्ड माउंटेन इन साउथ अफ्रीका, इथोपियन हाईलैंड, है ना, फिर यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, फिर इसकी तिएन शान, पामीर नोट आ गए, फिर कॉकेसस, यूराल, वर्खोयांस्क का नाम रुबल खली है ना, सहारा डेजर्ट, नामीबियन डेजर्ट एंड कालाहारी डेजर्ट, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर यह आ जाएगा पेटागोनियन डेजर्ट, यह आ जाएगा अटाकामा डेजर्ट, यहाँ मोजाम्बिक, याद होगा आपको तो, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, फिर उसके बाद अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो एंड द डिफरेंट लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय रिवर, ग्लेशियर, ग्राउंड वाटर, रनिंग वाटर, सी वेव्स एंड विंड्स। आफ्टर दैट वी मूव टुवर्ड्स द क्लाइमेटोलॉजी। तो अंडर क्लाइमेटोलॉजी वी पीपल हैड कंप्लीटेड द एटमॉस्फेयर, इंसोलेशन, टेंपरेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, साइक्लोन एंड वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन। आफ्टर दैट वी कम अप विद द ओशनोग्राफी। अंडर ओशनोग्राफी वी पीपल हैड डिस्कस्ड द डीप सी फीचर्स ऑफ द ओशन। After that, we come up with the properties of ocean water like salinity and temperature. Then movement of ocean water in the form of vertical and horizontal movement with the help of ocean currents, oceanic waves, and ocean tides. We people had completed this. After completing the tide, we marched towards the Indian geography. Under the Indian geography, we had finished the first part, that is the physiography of India. Second, the drainage system of India. Third, the seasons and climate of India. Fourth, the natural vegetation of India. Fifth, the soil of India. Sixth, the agriculture of India. Seventh, the minerals of India. Eighth, जो आज से start किया, industry of India. Ninth, energy of India. Tenth, population of India. 11th, transport of India. And at the end of the day, we come up with the world geography, जिसमें हम सातों कॉन्टिनेंट के अंदर स्टडी करी। So इन सारी चीजों के साथ साथ हमारा ये खत्म होता है। अब अंतिम पग में मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे बेटा, अच्छे से मिलेंगे, अच्छे से जानेंगे।